तो इसमें 4 स्टेट होती हैं, 1, 2, 3 एंड 4, जैसा आप डायग्राम में देख रहे हैं। तो स्टेट 1 में प्रेशर है P1 V1, स्टेट 2 में है P2 V2, ठीक है, ये गैस का प्रेशर है और वॉल्यूम है। स्टेट 3 में है P3 V3 और स्टेट 4 में है P4 V4। तो जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि अगर दो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज डिफाइंड होती हैं, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर या क्वांटिटी ऑफ गैस में, तो एक स्टेट जो है डिफाइंड होती है। तो यहाँ दोनों प्रेशर वॉल्यूम डिफाइंड हैं, तो इस प्रकार से 4 स्टेट्स यहाँ हैं, ठीक है। तो जब कोई सिस्टम स्टेट 1 से स्टेट 2 में ट्रांसफर करता है, तो ये हम देख रहे हैं कि उसका जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट है TH। तो इसका मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर पर जो प्रोसेस होता है उसको आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। तो ये एक आइसोथर्मल प्रोसेस है जब वो स्टेट 1 से स्टेट 2 में आ रहा है, क्योंकि उसका टेम्परेचर स्टेट 1 से स्टेट 2 में आते हुए कांस्टेंट है TH। प्रेशर अगर हम देखें तो प्रेशर जो है वो घट रहा है, जैसा आप ग्राफ में देख रहे हैं। P1 से P2 होते हुए प्रेशर जो है वो डिक्रीज कर रहा है, और V1 से V2 जो है होते हुए वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज कर रही है, ठीक है। ग्राफ में साफ दिखाई दे रहा है कि V1 से V2 वॉल्यूम बढ़ रही है, हम राइट हैंड साइड की तरफ जा रहे हैं, और P1 से P2 हम नीचे की तरफ आ रहे हैं, प्रेशर घट रहा है। तो जब प्रेशर घट रहा है, आप ऐसे समझो, जब प्रेशर घट रहा है और वॉल्यूम बढ़ रही है, तो इसका मतलब है कि एक्सपेंशन हो रहा है गैस का, क्योंकि जब गैस एक्सपैंड होती है तभी उसकी वॉल्यूम बढ़ती है और तभी प्रेशर घटता है। तो क्योंकि टेम्परेचर है कांस्टेंट, इसीलिए इस प्रोसेस को हम आइसोथर्मल एक्सपेंशन कहते हैं, ठीक है। नाउ इस प्रोसेस में मान लीजिए इस सिस्टम ने डेल्टा QH हीट जो है वो हीट रिजर्वर से ली, तो उसने, क्योंकि ये प्रोसेस आइसोथर्मल है, तो उसने इस सारी हीट को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट किया, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस होने से जो गैस की इंटरनल एनर्जी है उस पर कोई भी चेंज नहीं आएगा, क्योंकि इंटरनल एनर्जी जो है टेम्परेचर से रिलेटेड होती है। तो जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट रहेगी, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज 0, ठीक है। तो जो भी हीट जो है उसने वर्किंग सब्सटेंस ने हॉट रिजर्वर से ली डेल्टा QH, वो सारी की सारी उसने वर्क में कन्वर्ट कर दी, और ये वर्क उसने सराउंडिंग्स के ऊपर किया एज डेल्टा W। जब सिस्टम स्टेट 2 से स्टेट 3 में आया है, ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि इस अवस्था में उसका जो प्रेशर है वो तेजी से घटा है, P2 से P3 हुआ है, और वॉल्यूम भी थोड़ी सी और बढ़ी है, इसलिए ये कर्व थोड़ा सा हम ऐसे टेढ़ा सा बना रहे हैं, ठीक है। V2 से V3 वॉल्यूम थोड़ी सी और बढ़ी है, तो प्रेशर का घटना और वॉल्यूम का बढ़ना अगेन ये इंडिकेट कर रहा है कि इस प्रोसेस में भी एक्सपेंशन हो रहा है। तो ये सेकंड जो स्टेज होती है, स्टेट 2 से जब स्टेट 3 में हम आ रहे हैं, इसमें भी जो सिस्टम है वो फर्दर एक्सपैंड कर रहा है, ठीक है। अब हम इस बात में ये देख रहे हैं कि जो ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस में जो हमारा सिस्टम होता है वो थर्मली इंसुलेटेड होता है, ठीक है। जो हमारा सिस्टम है वो थर्मली इंसुलेटेड होता है, और क्योंकि ये प्रोसेस बहुत तेजी से होता है, वेरी वेरी फास्ट होता है, ये जो सेकंड वाला जब आप स्टेट 2 से 3 में, तो ना तो कोई हीट जो है वो सिस्टम में आ पाती है सराउंडिंग से, और ना ही कोई हीट सिस्टम से सराउंडिंग में जा पाती है, यानी कि जो डेल्टा Q है इस केस में वो 0 होता है, ठीक है। और इस प्रकार के प्रोसेस को एडियाबैटिक प्रोसेस कहते हैं, जब सिस्टम सराउंडिंग से कोई भी हीट जो है एक्सचेंज नहीं करता, ना तो वो लेता है ना वो देता है, ठीक है। तो इसी कारण से जो भी वर्क अब सिस्टम ने, भाई एक्सपेंशन तो हो रहा है सेकंड केस में भी, तो ये जो एक्सपेंशन में जो वर्क सिस्टम कर रहा है डेल्टा U, ये अपनी माइनस डेल्टा W, ये अपनी इंटरनल एनर्जी के एक्सपेंस पे कर रहा है, समझे, अपनी इंटरनल एनर्जी को खर्च करके कर रहा है। तो जब वो अपनी इंटरनल एनर्जी को खर्च कर रहा है तो उसका टेम्परेचर डिक्रीज होगा, तो इसीलिए ये टेम्परेचर जो है डिक्रीज होकर TH से TC हो गया, ठीक है, जब हम स्टेट 2 से स्टेट 3 में आ रहे हैं। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज एडियाबैटिक एक्सपेंशन। इसमें जो गैस है वो ठंडी हो जाती है, और यही प्रोसेस हम यूज करते हैं गैस की कूलिंग के लिए भी, ठीक है।
अब बात करते हैं जब सिस्टम स्टेट 3 से स्टेट 4 में जाता है। तो जब स्टेट 3 से स्टेट 4 में जा रहा है तो आप ग्राफ में देख रहे हैं थोड़ा सा अब प्रेशर जो है वो बढ़ा है P3 से P4, और वॉल्यूम जो है अब घट गई है V3 से V4। तो प्रेशर का बढ़ना और वॉल्यूम का घटना अब ये इंडिकेट कर रहा है कि अब कंप्रेशन हो रहा है, क्योंकि वॉल्यूम किसी गैस की तभी घटती है जब उसको कंप्रेस किया जाता है, और प्रेशर तभी बढ़ेगा भी कंप्रेशन में। ठीक है, दूसरी बात हम ये देख रहे हैं कि अब तापमान जो है वो कांस्टेंट है TC। ये इसलिए कांस्टेंट होता है क्योंकि इस स्थिति में जो सिस्टम होता है वो सिंक के कांटेक्ट में आ जाता है। ठीक है, जो कोल्ड रिजर्वेयर है, और कोल्ड रिजर्वेयर का टेम्परेचर TC है, वही टेम्परेचर सिस्टम का होता है, इसलिए इसमें टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट रहेगा TC। ठीक है, अब जो इसने इसमें कंप्रेशन में जो भी वर्क किया है वो अब सराउंडिंग ने सिस्टम पर किया है। ठीक है, अब जो है ये वर्क किया है सराउंडिंग ने सिस्टम पर, और इसी वर्क को करने से जो गैस है उसने सिंक को हीट रिजेक्ट करी डेल्टा QC। सो ये जो वर्क है माइनस डेल्टा W डैश, देखो इसको मैंने W डैश इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो वर्क ये शुरुआत वाला है जो कि QS से हीट लेने के बाद सिस्टम ने सराउंडिंग पे किया था, ये वाला वर्क जो सराउंडिंग सिस्टम पे कर रही है ये कम होगा। ठीक है, कंपेयर टू इनिशियल वाला जो वर्क जो सिस्टम ने सराउंडिंग पे किया था। तो सराउंडिंग एक्चुअली जो सिस्टम पे वर्क करती है वो कम करती है रिलेटिवली, इसलिए ये वर्क ये मैंने लिखा है माइनस डेल्टा W डैश, यानी कि ये नया क्वांटिटी है, और इसलिए यही हीट में एग्जैक्टली कन्वर्ट हो जाएगा डेल्टा QC, जो कि सिस्टम जो है या गैस जो है सिंक को रिजेक्ट कर देगी अगेन, क्योंकि इसका टेम्परेचर है कांस्टेंट। ठीक है, तो इसीलिए इंटरनल एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं होगा, और इसीलिए इंटरनल एनर्जी जीरो रहेगी इस प्रोसेस में भी। ठीक है, सो दिस इज बिकॉज द गैस इज कंप्रेसिंग एंड द टेम्परेचर इज कांस्टेंट, सो दिस इज आइसोथर्मल कंप्रेशन प्रोसेस। ठीक है, और यहाँ में एक बात और थोड़ा सा बताना, ये इस डायग्राम में थोड़ा आपको एक ये करेक्शन करना है, ये माइनस डेल्टा W डैश कह दो इसको, डबल डैश, माइनस डेल्टा W डबल डैश, क्योंकि ये जो वर्क है अगर W लिखते हो तो ये आप मानोगे कि ये इक्वल हो रहा है, ये इक्वल नहीं है, ये वाला काम अलग है बिल्कुल जो उसने इंटरनल एनर्जी के बल पे किया है। ठीक है, तो इसको थोड़ा करेक्शन कर लेना, दिस इज माइनस डेल्टा W डबल डैश कह दो इसे, तो दिस इज डबल डैश और ये हो गया डैश। ठीक है, तो ये वाला वर्क एक्चुअली आइसोथर्मल कंप्रेशन में जो हुआ है ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन की तुलना में कम होता है, और ये वाला वर्क तो अलग ही है एडियाबैटिक एक्सपेंशन में जो इंटरनल एनर्जी के आधार पे हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम स्टेट 4 में आते हैं आइसोथर्मल कंप्रेशन के बाद। फिर हम बात करते हैं स्टेट 4 से स्टेट 1 की। तो एक बार आप फिर देख रहे हैं कि प्रेशर तेजी से बढ़ रहा है, तेजी से बढ़ रहा है P4 से P1, और जो वॉल्यूम है वो हमारी और थोड़ी सी घट रही है V4 से V1। तो प्रेशर का बढ़ना और वॉल्यूम का घटना अगेन इंडिकेट कर रहा है कंप्रेशन। तो फोर्थ स्टेप में भी हमारा कंप्रेशन हो रहा है, ठीक है, थर्ड स्टेप की तरह से। लेकिन अब हमारा टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज कर रहा है TC से TH। इसका कारण क्या है कि इस समय हमने जो सिंक है जो कि जिसके कॉन्टेक्ट में ये रिजर्वियर रखा हुआ है, ठीक है, वो हटा दिया है। तो फोर्थ स्टेज में जो है सिंक हट जाता है, सिंक को हम रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो टेम्परेचर है वो इसका एक बार फिर से बढ़कर हॉट रिजर्वर का हो जाता है TH। ठीक है, तो टेम्परेचर का बढ़ने का एक तो सिंक हमने हटा दिया, अब सिंक हटने से TC की बात तो खत्म हो गई ना। क्वेश्चन ये आता है टेम्परेचर बढ़ क्यों रहा है, क्योंकि अब जो ये काम है कंप्रेशन का ये सराउंडिंग ने सिस्टम पर किया, तो सराउंडिंग के द्वारा सिस्टम पर काम करने से उसकी जो इंटरनल एनर्जी है वो बढ़ गई। ठीक है, और इंटरनल एनर्जी जब बढ़ेगी तो सीधी सी बात है टेम्परेचर बढ़ेगा। तो ये टेम्परेचर बढ़कर TC से TH हो गया। ठीक है, तो ये अगेन थोड़ा सा यहाँ भी करेक्शन करना, ये डेल्टा W डबल डैश है, तो जो ये माइनस डेल्टा W डबल डैश है उतना ही काम यहाँ पर प्लस डेल्टा W डबल डैश हुआ, ये कहने की बात है। तो एडियाबैटिक एक्सपेंशन में और एडियाबैटिक कंप्रेशन में इंटरनल एनर्जी बराबर काम करती है, लेकिन आइसोथर्मल एक्सपेंशन में जो काम हीट करती है वो ज़्यादा करती है कंपेयर टू आइसोथर्मल कंप्रेशन। और यही जो डिफरेंस है, यही मैकेनिकल वर्क है जो एक्चुअली हमें कार्नोट इंजन से मिलता है, जिसे हमने कल भी देखा था QH माइनस QC। तो एक बात आप इसमें देख रहे हैं कि सिस्टम जो है 3 स्टेट से गुजर कर, स्टेट 1 से 2 में गया,
ठीक है, 2 से 3 में गया, 3 से 4 में गया और फिर वापस 1 स्टेट में आ गया, ठीक है, जो कि उसकी ओरिजिनल स्टेट है। तो यहाँ से ये साफ बात होती है कि ये रिवर्सेबल प्रोसेस है, क्योंकि हम उसी स्टेट को एक बार फिर से अचीव करके जिस स्टेट से हमने शुरुआत की थी, ठीक है। तो इसीलिए आपको पता है कार्नोट थ्योरम कल आपने पढ़ी थी कि जो प्रोसेस रिवर्सेबल होते हैं उनमें मैक्सिमम एफिशिएंसी हमें मिलती है। तो यही रीजन है कि कार्नोट इंजन को सबसे ज्यादा एफिशिएंट इंजन कहा जाता है, हालांकि ये थ्योरेटिकल इंजन होता है, ठीक है। सो दिस इज द प्रोसेस कार्नोट साइकिल, जिसमें हमारे जो 1 से 2 है वो आइसोथर्मल है, 3 से 4 भी आइसोथर्मल, 2 से 3 एडियाबैटिक, ठीक है। तो एडियाबैटिक में जो हीट है वो ना तो बाहर जाती है ना अंदर आती है। उसका कारण ये है जो मैंने आपको बताया कि ये प्रोसेस फास्ट होता है, वेरी वेरी फास्ट, वेरी वेरी फास्ट। तो जब ये बहुत तेज होता है ना प्रोसेस, चाहे वो कंप्रेशन का हो चाहे एक्सपेंशन का हो, तो हीट को मौका ही नहीं मिलता कि वो सिस्टम से सराउंडिंग में जाए या सराउंडिंग से सिस्टम में आए। तो इसीलिए ये डेल्टा क्यू हमेशा एडियाबैटिक में 0 होता है। और जो भी कार्य हम एडियाबैटिक प्रोसेस में करते हैं वो उसकी इंटरनल एनर्जी के आधार पर करते हैं जो गैस की है, और इसीलिए उसका तापमान जो है एडियाबैटिक प्रोसेस में बढ़ता घटता है। जैसे इस केस में जो है वो कूलिंग हो रही है और इस केस में वो बढ़ गया, TC से TH हो गया। तो यहाँ पे तो सिंक के कांटेक्ट में आ गया वो, जब वो स्टेट 3 में था। और जब वो 3 से 4 में जा रहा है तो 3 से 4 में आ रहा है तो सिंक के कांटेक्ट में है, और जब वो 4 से 1 में जा रहा है तो यहाँ सिंक को हम रिमूव कर देते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, ये तो हमने बात करी सारी इंटरनल एनर्जी और हीट जो उसने दी है। अब बात करते हैं थोड़ी एंट्रोपी की। अगर हम एंट्रोपी की बात करें तो क्योंकि एंट्रोपी भाई इस पहले वाले केस में तो बढ़ेगी, क्यों बढ़ेगी, क्योंकि आप हीट जो है एब्जॉर्ब कर रहे हो डेल्टा QH। तो जो एंट्रोपी होगी डेल्टा SH वो होगी डेल्टा QH अपॉन TH, ठीक है। तो 1 से 2 जाते हुए तो एंट्रोपी बढ़ेगी, 2 से 3 जाते हुए एंट्रोपी में कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि डेल्टा Q 0 है, समझ रहे हैं बात। और 3 से 4 में एक बार एंट्रोपी फिर से बढ़ेगी, ठीक है। लेकिन ये वाला जो चेंज होगा क्योंकि डेल्टा QC डेल्टा QH से कम होता है, तो ये वाला चेंज कम होगा एंट्रोपी में, ठीक है। और अगर जब हम 4 से 1 में जाएंगे तो अगेन डेल्टा Q 0 है, तो डेल्टा Q के 0 होने से डेल्टा S यानी कि एंट्रोपी में फिर से कोई चेंज नहीं होने का। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में एंट्रोपी में कोई चेंज नहीं होगा। आइसोथर्मल प्रोसेस में पहले वाले केस में जब हीट एब्जॉर्ब की गई है तो एंट्रोपी बढ़ेगी, दूसरे वाले प्रोसेस में जब हीट सिंक को रिजेक्ट की गई है तो एंट्रोपी घटेगी। लेकिन ओवरऑल प्रोसेस में क्योंकि सिस्टम उसी स्टेट में आ गया है जिससे उसने शुरुआत की थी, इसलिए पूरे प्रोसेस की जो एंट्रोपी चेंज है वो 0 मानी जाएगी, ठीक है। तो अगेन ये भी सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक है कि जब एंट्रोपी चेंज पूरे प्रोसेस की 0 मानी जाती है तो उस समय मैक्सिमम थर्मल एफिशिएंसी मिलती है। तो ये रिवर्सेबल प्रोसेस भी है और इसमें हमें मैक्सिमम थर्मल एफिशिएंसी भी है। तो दिस इज अबाउट द कार्नोट साइकिल। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गई होगी जैसा मैंने बताया है, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं आपकी अटेंडेंस इसमें थोड़ा लेना चाहूँगा।